एपिसोड स्टार्ट होता है वूरी को देखते हैं जो कि काम से जा रही थी और रायजुन की मॉम की उन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी। तभी वो खुद के थप्पड़ मारकर कहती है नहीं मुझे सावधान रहना होगा। और तभी रायजुन आकर उससे कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। वूरी सोचती है रायजुन यहाँ पर, क्या ये मेरे साथ घर जाने वाला है? ये इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग हमें देख सकते हैं। तभी वो उसे खींचकर गली में ले जाती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे 3 मीटर दूर रहना। क्या होगा अगर किसी को पता चल गया कि हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? तभी रायजुन उसे इशारा करके पास बुलाता है और उसके कान में कहता है माफ करना लेकिन हम लोग एक ही जगह पर नहीं जा रहे हैं। वूरी कहती है अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि मैंने ही गलत समझ लिया। उसे ऐसे देखकर रायजुन हंसने लगता और कहता है कि मेरी माँ ने आज मुझे घर बुलाया है। वूरी सोचने लगती है कि कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं, क्या होगा अगर मेरी वजह से उसे तकलीफ पहुंच गई तो? रायजुन कहता है कि तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना के रखा है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? वूरी कहती है रायजुन तुम्हारे कॉलेज प्लान्स के बारे में तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए। रायजुन कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? वूरी कहती है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका फैसला तुम अकेले कर सकते हो। रायजुन कहता है क्या मुझे हौसला देकर अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? डांस फिर से मेरे लिए एक बार और मजेदार हो गया है। अगर तुम ना होती तो शायद से मैं दोबारा कभी डांस ना करता। इसका मतलब ये गलत नहीं है क्योंकि ये मेरा फैसला है। और क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? लेकिन मुझे फिक्र नहीं हो रही। वूरी सोचने लगती है कि ये अपने रास्ते को लेकर एकदम बेफिक्र है, सिर्फ मैं ही एक लौती हूँ जो कि इतना हिचकिचा रही हूँ। फिर वो रायजुन से कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं करा है, तुम वही करो जो कि तुम करना चाहते हो। और रायजुन अपनी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। और वूरी सोचने लगती है उस पर भरोसा करना मेरे सीखने का भी प्रोसेस है। उसको इतना हिम्मती देखकर मैं भी अब थोड़ा थोड़ा सा बदलने लगी हूँ, लेकिन कभी कभी भरोसा हमें पीछे से ही खंजर भोंक देता है। फिर स्कूल का सीन देखते हैं। फिर से वहाँ पर उथल पुथल मची हुई थी क्योंकि रायजुन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, लेकिन रायजुन अपना फोन नहीं उठा रहा था। और वूरी सोचती है शायद से मैं जानती हूँ कि इस वक्त रायजुन कहाँ पर होगा। फिर वो उसकी वही पर्सनल जगह पर जाकर कहती है ओए रायजुन क्या तुम अंदर हो? अंदर हो तो मेरी बात सुनो। रायजुन कहता है टीचर तुम्हें सुबह सुबह क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? वूरी कहती है कि इसका मतलब तुम पूरे वक्त यहीं पर थे, जल्दी से यहाँ से चलो, तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। रायजुन कहता है क्या फिर से वही नाटक? हमेशा ऐसा ही होता है, ये उनकी मैनिपुलेशन टेक्निक है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो मुझे फिर से कंट्रोल में ला सके। वूरी कहती है तो क्या तुम नहीं जाओगे? रायजुन कहता है कि वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वूरी सोचने लगती है कि ये इससे इतना बोर लग रहा है जैसे कि ये आम बात हो। इसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल फिक्र नहीं लग रही और ना ही ये सरप्राइज हुआ है। उसके चेहरे पर उदासी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर डर है कि वो सामना नहीं करना चाहता। वूरी कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। रायजुन कहता है क्या कहा डर लग रहा है? ये तो बकवास है। वो आगे कुछ कहने जा रहा था लेकिन वूरी उसे जिस तरह से घूर रही थी वो आगे कुछ बोल नहीं पाता। फिर वूरी ने उसे एक टैक्सी में बिठा दिया था और कहती है कि अभी तो मेरी क्लास है, मैं अभी तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ, लेकिन मैं बाद में तुम्हें लेने के लिए आऊंगी। और टैक्सी चली जाती है और वूरी सोचने लगती है क्या ये अकेला ठीक रहेगा? और रायजुन सोच रहा था क्या मैं वाकई डरा हुआ था? मुझे इस बात पर भरोसा है कि ये झूठ होगा और यही झूठ होना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर इस बार ये सच में असली हुआ तो? फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलता है एक उड़ता हुआ तकिया आकर दरवाजे के ऊपर पड़ता है और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, क्या तुम्हें अपनी माँ की फिक्र नहीं हो रही थी? रायजुन सोचता है कि देखा मैं तो पहले से जानता था कि ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था तो आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हैं? उसकी माँ कहती है तो तुमने सारा फैसला खुद अकेले कर लिया, अब तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे। आखिर मैं ये सब कुछ किसके भले के लिए कह रही हूँ और तुम्हारे फ्यूचर की पेमेंट कौन करने वाला है? एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें वक्त बर्बाद करते हुए देखना नहीं चाहती हूँ। वो उसे ऐसे ही सुनाई जा रही थी। तभी रायजुन कहता है बस बहुत हो गया, अब ये मुझ पर काम नहीं करने वाला। और वो सोचने लगता है माँ शुरुआत से हमेशा ऐसे ही थी। फिर वो अपनी माँ से कहने लगता है कि इसके अलावा आप कब तक इस तरह से बर्ताव करने वाली हैं? उसके जाने के बाद उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी? अगर तुम यहाँ से चले गए तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? फिर रायजुन बाहर आकर खड़ा हो जाता और सोचने लगता है जैसा कि मैंने पहले सोचा था, मुझे अपने पैर को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहिए था। तभी उसे एक बाइक अपनी तरफ आती हुई नजर आती है। उसके दिमाग में पुरानी बातें आने लगती हैं। तभी वो
बाइक तेजी से उसके बगल से निकल कर जाती है। लेकिन रायजुन ये बस इमेजिन कर रहा था क्योंकि वहाँ पर तो बस एक फूड डिलीवरी वाला था। रायजुन आकर एक बेंच पर बैठ जाता है और हंसना शुरू कर देता है। तभी वो सामने देखता है जहाँ से वूरी उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी। वूरी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ कैसी है? मैं सीधा काम से यहीं पर आई हूँ, कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई? तभी रायजुन उससे सर टिका लेता है और कहता है कि मैं ऐसी जगह पर जाना चाहता था जहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता हो। और वो सोचने लगता है मैं जानता हूँ ये एक ऐसा समाज है जहाँ पर तुम्हारी एबिलिटी से तुम्हें जज करा जाता है। दुनिया वैसे नहीं चलने वाली जैसा मैं चाहता हूँ, इसीलिए और जो मुझे इस तरह से महसूस करवाता है वो कोई और नहीं, वो इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ है। फिर वो वूरी से कहता है कि मैं शुरू से शुरुआत करना चाहता हूँ, वो भी अपनी ताकत के बल पर। जब मैं छोटा था तो एक टीचर थी जिन पर मैं बहुत भरोसा करता था और डिपेंड रहता था। उन्होंने कहा था कि वो मेरे साथ रहेंगी, लेकिन वो भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। इसलिए टीचर मुझे बताओ तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी, है ना? और वूरी सोचने लगती है यहाँ पर आते वक्त भी मैं पूरे वक्त यही सोच रही थी कि शायद से मैंने खुद को उसके परिवार के मामलों में ढकेल लिया। लेकिन अगर रही रायजुन के भले की बात, और वो रायजुन से कहती है हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। और वो सोचने लगती है सिर्फ बातों के अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकती। आखिर ये किस तरह का एहसास है जो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि एक तरह की जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन मैं इस फीलिंग से भी छुटकारा नहीं पा रही हूँ कि मैं किसी चीज से तो भाग रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वूरी अपने घर पर बैठी थी और उसी बुक को पकड़ी हुई थी जो कि रायजुन ने उसे दी थी। फिर वो उस बुक को साइड में रख देती है और हानबिन को कॉल लगाने जा रही थी और सोचने लगती है कि एक टीचर होने के नाते मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में रायजुन को देखते हैं जो एक बेंच पर बैठा था और पिछली रात की बातों को याद करने लगता है और मुस्कुराने लगता है। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ पड़ती है जहाँ से वूरी गुजर कर जा रही थी और रायजुन मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। लेकिन वूरी वहाँ पर अकेली नहीं थी, उसके साथ हानबिन भी था। ये देखकर रायजुन का मूड खराब हो जाता है। तभी हानबिन वूरी की पीठ को छूता है, जिसे देखकर तो रायजुन का तो खून ही खौल जाता है। तभी वहाँ पर आकर जीहो बैठ जाती है जो कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रायजुन कहता है कि बताने का क्या ही मतलब था, ये पहली बार थोड़ी ना है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब्रॉड ना जाऊं, लेकिन मैं गिव अप नहीं करने वाला। जीहो कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये तो अच्छी बात है। और जीहो सोचने लगती है कि मुझे इस बात से इतनी घुटन क्यों महसूस हो रही है कि रायजुन डांस करना चाहता है। मुझे तो खुश होना चाहिए ना, तो मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि रायजुन एक अलग दुनिया में जाने वाला है जहाँ पर वो मेरे बिना भी खुश रहेगा और हमारी यादें धीमे धीमे गायब हो जाएंगी। फिर वो रायजुन से कहती है कि शायद मुझे भी अब्रॉड जाना चाहिए और मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। और वो सोचने लगती है कि मेरे यहाँ पर रुकने का कोई भी कारण नहीं है, अगर मैं उसके पीछे जाऊंगी तो शायद से मुझे पता चल जाए। और जीहो कहती है कि मुझे लगता है कि यही सही वक्त है, तुम तो ये बात जानते हो ना कि हम लोग सिर्फ दोस्त नहीं हैं। फिर वो रायजुन के हाथ पर हाथ रखती है और कहती है कि जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो चलो डेट करते हैं। तुम्हें ये बात याद है ना कि हम लोग पहले भी कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। फिर हानबिन को देखते हैं जो वूरी को लेकर एक कमरे में आया था और कहता मुझे लगता है यहाँ पर बात करना सही रहेगा। तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ बात करनी है, तो बताओ तुम्हें क्या कहना था? तुमने कहा तुम वो बात फोन पर नहीं कह सकती हो, तो क्या हम लोग इस वक्त फ्लर्टिंग कर रहे हैं? तभी वूरी कहती है सीनियर, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। हानबिन कहता है अच्छा, तो तुम्हें उस बारे में बात करनी थी। और वो मुस्कुराते हुए सोचने लगता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। कभी कभी हम ऐसा काम कर बैठते हैं जो कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे बीच में जो दूरी है हम उससे भाग नहीं सकते। तभी वूरी कहती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि चलो डेट करते हैं उसके बाद देखते हैं, और ऐसे रिश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं जो कि एक मजाक की तरह शुरू हुआ हो। अगर हम लोग ऐसा करने वाले हैं तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिएगा। हानबिन सोचने लगता है कि क्या कहा सीरियसली? अगर पहले मुड़कर देखा जाए तो तुम क्लमसी और मेरी एक छोटी बहन की तरह थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए इस बात में तो बिल्कुल अजीब नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हें एक वुमेन की तरह देखूं। अगर ये मेरी वजह से इतना ज्यादा बदल गई है तो मुझे लगता है कि हाँ कह देना गलत नहीं होगा। फिर वो वूरी से कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं तुमसे ये बात पूछ सकता हूँ कि तुमने अचानक से अपना मन क्यों बदला? दूसरी तरफ रायजुन को देखते हैं जो कहता है कि बाहर पढ़ाई करना बहुत ज्यादा महंगा है, तुम जानती हो ना। जीहो कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं होगा? रायजुन
कहता है कि जीहो ध्यान से सोचो, इसमें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पैसा लगने वाला है। जीहो कहती है कि तुम्हें मेरे पैसों की इतनी अचानक से फिक्र क्यों हो रही है, और वो सोचने लगती है कि मुझे लगा था कि ये खुश होगा कि मैं इसके साथ जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुझे दूर ढकेला जा रहा है। जितना मैं इसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही दूर जाने लगता है। रायजुन कहता है कि मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी, क्या तुम्हें सच में नहीं याद है कि पहले क्या हुआ था। फिर वो मिडिल स्कूल का सीन याद करती है जब रायजुन ने कहा था मैं हर चीज से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अपनी मॉम, अपनी टीचर, सब कुछ से मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मुझे स्कूल भी नहीं आना है। तभी जीहो कहती है क्या तुम ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, अगर तुम थोड़ा सब्र रखोगे तो तुम्हें वो सब कुछ मिल सकता है जो कि तुम चाहते हो। प्रेजेंट टाइम में जीहो को ये बात याद आ जाती है, उसने ऐसा कहा था, और वो बहुत शॉक हो जाती है इस बात से कि रायजुन को अभी तक वो बात याद है। दूसरी तरफ वूरी को देखते हैं जो कहती है मैं इस कारण से आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ सीनियर। और वो सोचने लगती है कि शायद मैं एक टीचर बनने से भाग रही हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता जो मैं उसके लिए महसूस कर रही हूँ वो तरस खाना है या फिर जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ, रायजुन के भले के लिए ये एक सही फैसला है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, मुझे ये यकीन करना होगा कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर जीहो को देखते हैं जो सोचने लगती है कि मैं 14 साल की थी जब कोरिया आर्ट मिडल स्कूल में गई, जैसा कि मैंने रायजुन से वादा करा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं हर रोज उससे मिलूंगी और उसके साथ डांस करूंगी, लेकिन मेरी वो एक्साइटमेंट ज्यादा वक्त तक नहीं रही। जल्दी ही मुझे ये बात रियलाइज हो गई थी कि जिस दुनिया में आई हूँ मैं, वहाँ के लोग मुझसे बहुत अलग हैं। जैसा कि आम एकेडमीज में होता है जहाँ पर बैले डांस करने वाले बच्चे होते हैं, यहाँ पर जो बच्चे आए थे वो अपने पेरेंट्स का पैसा और कनेक्शन लेकर आए थे। वो चाहे तो जितने भी लेसन ले सकते थे, जैसा कि वो बस खाना खा रहे हैं। और दूसरी जगह मैं थी एक ऐसी लड़की जो कि अपनी फैमिली की परिस्थितियों के बारे में नहीं जानती थी। उसकी माँ ने उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था। धीमे धीमे मुझे ये बात महसूस होने लगी कि मैं कितनी ज्यादा बेकार हूँ। दूसरे साल में पहुँचते पहुँचते सब अलग तरह से बात करने लगे थे, और जब रायजुन ने मुझसे वो बातें बोली थी तब मुझे पता था कि वो कैसा महसूस करा है, पर पता नहीं किस कारण की वजह से वो मुझे कंप्लेन सुनाई दे रही थी। कोई ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल है, वो उसके प्रति एक जेलेसी थी। मुझे पता चलता उससे पहले ही मेरे अंदर की भड़ास बाहर निकल गई। मुझे नहीं लगा था कि उससे ये बात याद होगी, लेकिन उसे अभी तक याद है। मुझे याद है उस वक्त मेरी बातों को सुनकर रायजुन ने कैसा चेहरा बनाया था, लेकिन इतने साल बीत गए उसने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि मैंने कभी ऐसा बोला था, तो फिर अब क्यों। फिर वो रायजुन से कहती है तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस वक्त ऐसा बोला था। उस वक्त वो बस मेरी कमजोरी थी और मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। उस वक्त मैं बस तुमसे जेलस हो गई थी, एक ऐसा मिडिल स्कूलर जो कि ऐसा फील करता है। तभी रायजुन कहता है कि जी हो, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बस मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो। लेकिन अब मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही होगी। सच तो बात यह है कि हम कभी एक दूसरे को जान ही नहीं पाए। पहले बहुत सारे बच्चों ने मुझे देखकर बैले डांस शुरू करा था, सिर्फ तुम ही नहीं थी, लेकिन तुम जानती हो कोई तुम तक इतना बेहतर नहीं बन पाया। हो सकता है कि तुमने मेरी वजह से शुरुआत की हो, लेकिन तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए इतना काफी नहीं है। जी हो, जरा इस बारे में ध्यान से सोचो, तुम किस चीज को थामे रखना चाहती हो, मुझे या फिर बैले डांस को। उसके जाने के बाद जी हो सोचने लगती है मुझे पता भी नहीं कि मैं वहाँ पर कितनी देर तक बैठी रही। तो तुम्हारा मतलब है मैं तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि बैले डांस से प्यार करती हूँ, क्या बकवास है। अगर तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले थे तो तुम्हें सीधा मुंह बोल देना चाहिए था। तुमने ऐसा फैसला क्यों करा कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं गिव अप कर दूं तो भूल जाओ। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। फिर वूरी को देखते हैं जो जाते हुए सोच रही थी मुझे नहीं पता जो मैं कर रही हूँ वो सही है या फिर नहीं, लेकिन रायजुन ने कहा था कि वो अब अपनी माँ का पपेट बना नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं उसके लिए एक ऐसा रास्ता बनाना चाहती हूँ जहाँ पर वो फ्रीली उड़ सके। फिर वो वही जगह पर पहुँचती है जहाँ रायजुन था और वो कहती है रायजुन क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर वो उसे एक बैग देते हुए कहती है कि ये लो, ये अपनी माँ को दे देना। रायजुन कहता है क्या मेरी माँ को, लेकिन इसके अंदर क्या है। वूरी कहती कुछ खास नहीं, लेकिन उनको जब तुम ये देना तो उनको वही बात बोलना जो तुमने मुझसे कही थी। रायजुन कहता है क्या बस इतना ही तुमने मुझसे बस ये कहने के लिए बुलाया था। और वो सोचने लगता है कि तुम हानबिन के साथ क्यों थी, तुम लोगों ने क्या बात करी, तुम लोग कहाँ गए थे, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो, क्या कुछ सीरियस नहीं था। तभी वूरी कहती है कि तुम अच्छा करोगे रायजुन, मुझे माफ कर
कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, और जब फ्री हो जाना तो मुझे बता देना क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रायजुन टैक्सी में बैठता है और उसी बॉक्स को ओपन करता है। उसके अंदर कुछ बैले शूज रखे हुए थे और रायजुन सोचने लगता है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कितना ऑकवर्ड होकर वो उस शॉप में गई होगी इसे खरीदने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा होगा वो क्या गए, इसलिए उसने कुछ ऐसा कहा होगा। मुझे नहीं पता कि वो पहनेंगी या फिर नहीं, लेकिन ये गिफ्ट किसी स्पेशल के लिए है। और रायजुन सोचने लगता है, तो तुमने मुझसे कहा कि मैं ये शूज अपनी मॉम को दे दूं और उन्हें सच बताऊं। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मैं अब तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगा हूं।